नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हमने अपने पहले की वीडियो में तलपट के बारे में पढ़ा था। तलपट के योगों का मिलान करने पर यह समझा जाता है कि जो खाता बही है उसमें कोई भी मिस्टेक हमसे नहीं हुई है ना। हम इसीलिए तो तलपट बनाते हैं कि हम ये जांच सके कि हमारे खाता बही में कोई भी गणितीय अशुद्धता तो नहीं है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तलपट बनाते हैं। तलपट बनाने के बाद हम ये चेक करते हैं कि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर दोनों पक्षों का योग बराबर आ रहा होता है तो ऐसा माना जाता है कि खाता बही जो है वो बिल्कुल ठीक बनी है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। लेकिन क्या ये मानना बिल्कुल सही है कि अगर तलपट का योग मिल गया तो यानी कि खातों में कोई भी कमी नहीं है? सच में ऐसा है या कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है? तो इसका आंसर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि योग मिल जाए तो खाता बही में कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं हो। उसके बाद भी कुछ मिस्टेक्स खाता बही में हो सकती है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से ऐसे खाते हैं जिनको कि हम ऋणी पक्ष में ही लिखते हैं। जैसे हम शेष विधि से अगर तलपट बना रहे हैं तो कौन से ऐसे खाते हैं जिनका जो शेष आएगा वो हमेशा ऋणी शेष ही होगा या फिर केवल धनी शेष ही होगा। इस बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि तलपट के द्वारा अशुद्धियाँ सच में सारी की सारी प्रकट हो पाती हैं या नहीं, या फिर कौन कौन सी अशुद्धियाँ प्रकट हो पाती हैं और कौन कौन सी नहीं, इस बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ बाकियाँ हैं जिनको कि हम तलपट में लिखते हैं। कौन सी ऋणी हमेशा आएगी, कौन सी हमेशा धनी आएगी, या फिर कौन सी में हमें चेक करना पड़ेगा कि ऋणी है या धनी है, उन सबको मैंने यहाँ लिख दिया है। इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सदैव ऋणी, यानी कि वो बाकियाँ जो हमेशा ऋणी की ही होंगी, यानी कि हमेशा ऋणी शेष ही होगा। ठीक है, वो कौन सी है? देखो, समस्त संपत्ति खाते, यानी कि जितने भी संपत्ति खाते, जैसे मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, और फैन हो गया, भूमि हो गई, भवन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी संपत्ति में आती हैं और इनका शेष हमेशा ऋणी पक्ष का ही बचेगा। यानी कि हमें कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा? धनी पक्ष में, है ना। ये तो है, ऋणी पक्ष का जो शेष होता है उसे हम धनी में लिखते हैं, है ना। तो ये हमेशा ऋणी शेष होगा। इसके अलावा देखो, समस्त व्यय खाते, तो जितने भी व्यय खाते हैं जो कि हम खर्चा करते हैं अपने व्यापार से संबंधित, वो सारे खर्चे जो होंगे उनका जो शेष आएगा, उनकी जो बाकी आएगी, बैलेंस आएगा, वो भी ऋणी शेष ही होगा, यानी कि डेबिट का ही शेष होगा। और देनदारों के खाते, देनदार वो लोग हो गए जिनको हमें भुगतान करना है, यानी कि जिन्होंने हमसे कभी ऋण लिया होगा और वो हमें भुगतान करेंगे। ठीक है, तो देनदारों के जितने खाते हैं वो सारे भी क्या होंगे? ऋणी शेष होंगे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट आहरण खाते। आहरण खाते, आहरण का मतलब तो पता ही है ना, वो धन या संपत्ति जो हम अपने निजी व्यय के लिए व्यापार से निकालते हैं, वो होते हैं हमारे आहरण खाते। ठीक है, तो ये आहरण खातों का शेष भी हमेशा कैसा आएगा? डेबिट साइड का ही आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सदैव धनी, यानी कि हमेशा क्रेडिट। समस्त, इसमें आता है समस्त आय। समस्त आय यानी कि वो सारी रकम जो कि हमें आय के रूप में प्राप्त हो रही है, जैसे किराया मिलना, कमीशन मिलना, सैलरी मिलना। ठीक है, ये सब चीज़ें जो मिल रही हैं ये हमारी आय है। तो आय को हम हमेशा कैसा हमें मिलेगा? हमेशा धनी शेष मिलेगा, यानी कि ये हमेशा कहाँ लिखा हुआ मिलेगा? हमें डेबिट साइड में। पूंजी खाता, पूंजी खाता भी हमको हमेशा धनी का शेष मिलेगा। लेनदारों का खाता, लेनदार वो लोग हो गए जिनसे कि हमने ऋण लिया होगा और हमें उनको भुगतान करना है, वो हमारे लेनदार हैं जिनको कि हमें भुगतान करना है। ठीक है, तो उनका खाता हमेशा, उनके खाते का हमेशा शेष कैसा आएगा? धनी पक्ष का आएगा। इसके बाद देखो, परिस्थिति के अनुसार, यानी कि ये वाले जो खाते हैं इनके जो बैलेंस आएंगे वो आपके ऋणी भी हो सकते हैं और धनी शेष भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक खाता है, बैंक का जो खाता है इसमें आपका ऋणी शेष भी आ सकता है, धनी शेष भी आ सकता है, क्योंकि बैंक हमें कुछ परिस्थितियों में उधार लेने की एक सहूलियत देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो बैंक खाता है, हालांकि रोकड़ खाता जो है उसमें ऐसा नहीं है, उसका हमेशा ऋणी शेष ही आएगा, लेकिन बैंक खाता जो है इसका ऋणी शेष भी हो सकता है और धनी शेष भी हो सकता है। ठीक है, फिर आता है व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते यानी कि व्यक्तियों से संबंधित खाते। किसी व्यक्ति के साथ में हमारे कई सारे लेन देन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि केवल हमने उससे कुछ लिया ही हो या कुछ दिया ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमने बहुत कुछ लिया भी हो और बहुत कुछ दिया भी हो, तो लेन देन दोनों तरीके के हो सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत खाते जितने भी होंगे उनका
ऋणी शेष भी हो सकता है और धनी शेष भी हो सकता है। किसी एक व्यक्ति के खाते का शेष हो सकता है ऋणी शेष हो केवल, और दूसरे व्यक्ति का हो सकता है धनी शेष हो। तो व्यक्तिगत खाता हमेशा ऋणी शेष देगा ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी ऋणी शेष भी हो सकता है, धनी शेष भी हो सकता है। इसके बाद है माल खाते। माल खाते यानी कि वो खाते जो माल से संबंधित हैं। कौन कौन से ऐसे खाते हैं? क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय वापसी खाता और विक्रय वापसी खाता। तो यहाँ हमको चेक करना पड़ता है। देखो क्रय खाता जो है ये हमेशा ऋणी होता है ना, तो इसका जो शेष आएगा वो हमेशा ऋणी शेष ही आएगा। लेकिन क्रय वापसी खाते का जो शेष आएगा वो हमेशा धनी शेष आएगा, ठीक है। क्रय खाते का शेष हमेशा क्या आता है? क्रय और विक्रय वापसी का। क्रय और विक्रय वापसी का जो खाता है इनका शेष हमेशा ऋणी का आएगा, ठीक है। और ऐसे ही विक्रय की बात कर लेते हैं। विक्रय और क्रय वापसी खाता। विक्रय और क्रय वापसी खाते का शेष हमेशा धनी का ही आएगा, धनी पक्ष का ही शेष आएगा, ठीक है। ये कौन से हैं? ये हमारे माल खाता है। कौन से खाते हैं? माल खाते। इनमें भी चेक करना पड़ेगा कि वो ऋणी शेष आ रहा है या धनी शेष आ रहा है। अगर क्रय खाता है या फिर विक्रय वापसी खाता है तो इसका ऋणी शेष आएगा। विक्रय खाता है या फिर क्रय वापसी खाता है तो यहाँ धनी शेष होगा। देखो अपोजिट है, क्रय को हम क्या कर रहे हैं? ऋणी शेष दिखा रहे हैं, जबकि क्रय वापसी खाता जो है उसका क्या है? धनी शेष है। ऐसे ही विक्रय का जो खाता है इसका क्या है? धनी शेष, जबकि विक्रय वापसी का क्या है? ऋणी शेष। तो यहाँ चेक करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये परिस्थिति के अनुसार में आ गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि तलपट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे खाता बही में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई अशुद्धि तो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तलपट बनाते हैं। तलपट के दोनों पक्षों का योग करते हैं। अगर वो योग आपस में मिल जाता है तो हम ये समझ लेते हैं कि खाता बही में कोई भी मिस्टेक्स हमसे नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जिनका हमारे तलपट के योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अशुद्धियाँ तो होती हैं खाता बही में, लेकिन उसका प्रभाव तलपट के योग पर नहीं पड़ता है। जो टोटल हम लगा रहे हैं तलपट में, ट्रायल बैलेंस में, उसके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा है, लेकिन वो मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से श्योर है कि हम नहीं कह सकते अगर तलपट का योग मिल जा रहा है आपस में तो कि खाता बही जो है वो बिल्कुल ठीक बनी है। तो ऐसी अशुद्धियाँ जिनके कारण खाता बही के योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ठीक है। एक तो वो अशुद्धियाँ जो तलपट के द्वारा प्रकट हो जाती हैं। दूसरा वो अशुद्धियाँ जो तलपट के द्वारा प्रकट नहीं हो पाती हैं। तीसरा तलपट बनाते समय होने वाली अशुद्धियाँ, ठीक है। आज हम केवल उन अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे जो तलपट के द्वारा प्रकट नहीं हो पाती हैं, यानी कि हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं लेकिन वो अशुद्धियाँ पकड़ में नहीं आती हैं, जबकि ट्रायल बैलेंस का योग जो है, टोटल जो है, वो मिल जाता है। तो ये हटा देते हैं, उन अशुद्धियों को लिख लेते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। तो ये मैंने वो अशुद्धियाँ नोट करी है यहाँ पे जो कि तलपट से प्रकट नहीं हो पाती हैं, यानी कि तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं हो पाती हैं, हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं कि यह अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। तो तलपट के द्वारा प्रकट ना होने वाली अशुद्धियाँ, एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, आर सैद्धांतिक अशुद्धियाँ यानी कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ जैसे कि नाम से पता चल रहा है सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक है। तो जहाँ दोहरा लेखा प्रणाली के जो सिद्धांत है वहाँ ठीक से लागू हम नहीं कर पाते हैं, वहाँ ये अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे कि कहीं पर हमने मशीन में व्यय किए, मशीन लगाई हमने व्यापार में, उस पर व्यय किए और इसका जो खर्चा है इसको हमने मशीन में ना लिख के मजदूरी में लिख दिया। लिखा किस में जाना है? मशीन में लिखा जाना है, लेकिन हमने कहाँ लिख दिया? मजदूरी में लिख दिया। तो ये मोस्टली आयगत और पूंजीगत मदों में भेद ना कर पाने की वजह से होता है, ठीक है। तो ऐसी अशुद्धियाँ जब होती हैं हमारे खातों में तो उसका असर तलपट पर नहीं पड़ता है, तलपट का योग तो मिल जाता है लेकिन ये अशुद्धियाँ रह जाती हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। नेक्स्ट है खतौनी करने से छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। खतौनी करने से छूट जाने का मतलब हमने रोजनामचे में तो उसका लेखा कर दिया लेकिन खतौनी नहीं करी उसकी खाता बही में, तो क्या होगा? तलपट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हमने उसकी खतौनी करी ही नहीं है, पूरे लेखे की खतौनी नहीं करी है, ठीक है। तो हमारा जो तलपट है वो मिल जाएगा, जबकि खतौनी करी हुई नहीं है, तो ये एक अशुद्धि है, ठीक है। हमने एक लेखा देखा ही नहीं, हमने उस पूरे लेखे की कोई खतौनी करी ही नहीं,
ठीक है, ना ही तो उसके ऋणी पक्ष का कोई हमने अकाउंट बनाया, ना ही उसके धनी पक्ष का कोई अकाउंट बनाया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लेखा ही रह गया हमारा, जिसकी खतौनी नहीं हो पाई है। जब पूरा लेखा ही रह गया तो तलपट का योग तो मिल ही जाना है। अगर हम बैलेंस मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, योग विधि का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो है हम इस चीज़ को चेक कर सके कि हमारी कोई खतौनी होने से रह गई है। लेकिन अगर हम योग विधि का यूज़ नहीं कर रहे हैं, योग विधि के अलावा, टोटल मेथड के अलावा कोई भी हम विधि का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मेथड का यूज़ हम कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, तो हम इस अशुद्धि को नहीं पकड़ सकते। ये अशुद्धि प्रकट नहीं हो पाएगी, क्योंकि तलपट का तलपट का जो योग है वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोप या फिर छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। छूट जाने वाली अशुद्धियों का मतलब कभी हो जाता है कि कोई खाता जो है वो, कोई लेखा जो है वो लिखने से ही छूट गया। जब हमने लेखा लिखा ही नहीं है, जब वो है ही नहीं रोज नाम से में, तो फिर भाई खाता भाई में भी नहीं आएगा। ये अशुद्धि तो है ना, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं है। लेखा तो होना चाहिए था, लेन देन हुआ है लेकिन उसका लेखा नहीं हुआ है, तो छूट जाने वाली अशुद्धियाँ ये होती हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ यानी कि कंपनसेटिंग एरर्स, यानी कि वो अशुद्धियाँ जो एक दूसरे की पूरक होती है, यानी कि बहुत सारी अशुद्धियाँ हो गई, ठीक है, मगर एक अशुद्धि जो होती है वो दूसरी अशुद्धि को पूरा कर रही होती है। जैसे अगर मुझे किसी अकाउंट में 50 रुपये ऋणी करने थे, लेकिन मैंने वहाँ 500 रुपये ऋणी कर दिए, लेकिन दूसरे अकाउंट में जहाँ 500 रुपये ऋणी करने थे वहाँ मैंने सिर्फ 50 रुपये ऋणी करे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हमारे रुपए तो पूरे पूरे बैठ रहे हैं भाई। 500 का यहाँ पे फेयर हो रहा है, यहाँ 500 की जगह 50 हो गए, तो वहाँ भी तो 50 की जगह 500 हो गए, तो इसका असर तलपट पे तो नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अशुद्धि है, गलत हुआ है हमारे लेखों में, लेकिन ये पकड़ी नहीं जा पा रही है, क्योंकि तलपट का योग क्या है, मिल जा रहा है। तलपट के योग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलत खाते में पर सही पक्ष व सही राशि से खतौनी। पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट बट ऑन करेक्ट साइड विथ करेक्ट अमाउंट। हमने अमाउंट तो सही डाली, ठीक है, सही पक्ष में भी डाली, ऋणी करना था ऋणी करा, धनी करना था धनी करा, लेकिन हुआ क्या, गलत खाते में डाल दिया। जैसे कोई सपोज कोई व्यक्ति है लीलाधर, ठीक है, हमें उसके अकाउंट में डालनी थी कोई धनराशि, सपोज 10,000 रुपये लीलाधर से हमें मिले थे। ठीक है, लीलाधर से हमें मिले तो लीलाधर के अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए, 10,000 रुपये हमें उसको उसके खाते में बना के डालना चाहिए, लेकिन हमने लीलाधर के अकाउंट में ना डाल के इसे रमेश के खाते में डाल दिया। ठीक है, हमने तो क्या हुआ, हमें धनराशि मिली हुई तो हमने एंट्री सही करी है, धनराशि मिलने की ही एंट्री करी है, लेकिन लीलाधर के साथ में ना करके हमने किसी दूसरे व्यक्ति के नाम के उसमें उसको लिख दिया है, धनराशि को लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये गलत हो गया, लेकिन इसका प्रभाव हमारे तलपट पर नहीं पड़ रहा है, तो तलपट से ये अशुद्धि प्रकट नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कपटपूर्ण अशुद्धियाँ। कपटपूर्ण, देखो नाम से पता चल रहा है कपटपूर्ण, जिसमें कपट किया हुआ है, यानी कि ये अशुद्धियाँ वो अशुद्धियाँ जो कि जानकर की गई हैं ताकि टैक्स से बचा जा सके। ये व्यापारी खुद करता है, तो ये अशुद्धि पकड़ में नहीं आनी भाई, खुद करिए तो कैसे पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये अशुद्धियाँ होती हैं, लेकिन क्योंकि हमने जानकर करी है तो ये पकड़ में नहीं आती हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारी प्रारंभिक लेखे की अशुद्धि। प्रारंभिक लेखे की अशुद्धि का मतलब वो अशुद्धि जो कि हमने जब अकाउंट बनाए थे, यानी कि रोजनाम से बनाया या फिर उसकी सहायक पुस्तकें बनाई, तो वहाँ पर अगर हमने कोई अशुद्धि कर दी है, कोई गलती कर दी है, तो उसका प्रभाव ना पड़ना। जैसे हमने विक्रय किया, ठीक है, 10,000 का हमने विक्रय किया, लेकिन इस 10,000 का जो विक्रय हमने किया है इसको विक्रय खाते में ना लिख के हमने क्रय खाते में लिख दिया, तो अब ये क्या होगी, तो बहुत बड़ी अशुद्धि हो गई। इधर तो हमारी आय हो रही है विक्रय, लेकिन हम दिखा रहे हैं क्रय में, यानी कि खर्चे में, इधर खर्चा हो रहा है, जा रहा है हमारे पास से, तो ये तो बहुत बड़ी अशुद्धि हो गई। लेकिन इससे तलपट के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तलपट के योग पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये अशुद्धि प्रकट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रारंभिक लेखे की अशुद्धि होगी। नेक्स्ट हमारी दोहरा प्रविष्टि अशुद्धि। दोहरा प्रविष्टि अशुद्धि का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई लेखा गलती से 2 बार कर देते हैं, वैसे तो दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब ये है कि हर लेखे को 2 बार लिखेंगे, हर लेन देन को 2 बार लिखेंगे। लेन देन को 2 बार लिखना है, लेखे को थोड़ी ना 2 बार लिखना है। हमने एक बार कोई प्रविष्टि कर दी तो उसको दोबारा से थोड़ी ना लिखेंगे, लेकिन हमने अगर ऐसा कर दिया है कि कोई प्रविष्टि 2 बार कर दी गई है, तो उसका प्रभाव क्या होगा, तलपट के योग पर नहीं पड़ेगा, योग फिर भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन
ये अशुद्धि रहेगी और ये प्रकट नहीं होगी। ठीक है, तो दोहरा प्रविष्टि की अशुद्धि भी समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ ऐसी अशुद्धियाँ हैं जो कि तलपट के द्वारा प्रकट नहीं होती हैं। इसके अलावा दो और तरीके की अशुद्धियाँ रह गई हैं। एक तो वो अशुद्धियाँ जो तलपट के द्वारा प्रकट हो जाती हैं, और एक वो अशुद्धियाँ जो तलपट बनाते समय पे कर दी जाती हैं, हो जाती हैं गलती से। ठीक है, तो इन सारी मिस्टेक्स को जो कि प्रकट हो जाती हैं, डिस्क्लोज हो जाती हैं ट्रायल बैलेंस से, और जो कि ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम पर हो जाती हैं, इनको हम पढ़ेंगे आगे। आज मुझे लगता है इतना कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।